स्मार्टफोन पर क्या क्या ब्राउज किया, आपने यूट्यूब पर क्या देखा, आपने व्हाट्सएप पर किसको क्या भेजा, आपने किससे कब और कितने की ऑनलाइन लेन देन की, कोई सब देख रहा है। और आपके दरवाजे पर कब धमक जाए नहीं पता। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आपकी हर जानकारी सरकार के पास होगी। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो इन कंप्यूटर्स पर अब सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर रहेगी। सुरक्षा एजेंसियां आपके कंप्यूटर तक सीधी पहुंच रखेंगी। सरकार ने देश की 10 सुरक्षा एजेंसियों को यह अधिकार दे दिया है कि वो चाहे तो किसी के भी कंप्यूटर की जांच कर सकते हैं। इजाजत जरूरी है, कैसे, किससे और कब ली जाएगी ये साफ नहीं है। यानी कि आपने क्या डेटा स्टोर किया है, सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर सकती हैं। सरकार के इस फैसले के बाद एक तरफ विपक्ष सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहा है तो दूसरी ओर सरकार के मंत्री इस पर सफाई दे रहे हैं। तो 2009 में यूपीए सरकार ने बनाए कि कौन सी एजेंसीज होंगी जिनको ऑथराइज किया जाएगा। कि 2009 में कानून बने, उसकी रूल्स बने और उस रूल्स के तहत फ्रॉम टाइम टू टाइम वही एजेंसीज हैं, आईबी, सीबीआई, नारकोटिक एजेंसी, डीआरआई इत्यादि जो नोटिफाई हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, किसी भी फोन या कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट को नहीं कर सकता जिसका संबंध नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के साथ खिलवाड़ या खतरे का है, तो ये ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं। तो तब से लेकर जब से एक्ट बना, these orders of authorization are repeated from time to time। 20 दिसंबर को वही ऑर्डर रिपीट हुआ है जो 2009 से आपकी सरकार के समय से आज तक चला है। देखिए, पिछले दिनों एक गंभीर मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में छात्र नेताओं के फोन टैप करने का मामला सामने आया है। अभी उसके बाद सरकार लीगली, वैधानिक तौर पे 10 संस्थाओं को अधिकृत कर रही है कि वो किसी का भी फोन टैप कर सकते हैं। ये तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बगैर अनुमति के और प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो किए बगैर आप किसी का फोन टैप नहीं कर सकते। लेकिन ये सरकार तानाशाही की सरकार है। आम आदमी पार्टी इसका जमकर विरोध करेगी पार्लियामेंट के अंदर। ये नोटिफिकेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और लोगों के अधिकारों का खुलेआम हनन है। तो अब की बार क्या आपके कंप्यूटर तक पहुंचेगी सरकार, बड़ा सवाल है और जवाब तो देना ही होगा। हमें चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त विकास गुप्ता, जो कि वरिष्ठ ट्वीट करके कहा कि मोदी जी तानाशाह हैं। उन्होंने कहा कि 2019 की शायद हिंट किया कि हार का डर है। जो आपने 10 एजेंसियों को, 10 सरकारी एजेंसियों को ब्लैंकेट ऑथराइजेशन दे दिया कि जाओ सिमरन जी ले अपनी जिंदगी टाइप आपने कह दिया कि जाओ किसी का भी डेटा कभी भी इंटरसेप्ट करो, कभी भी उसको हथिया लो, कभी भी उस पर कब्जा जमा लो। देखिए, मुझे तो हंसी आती है। राहुल गांधी जी को किन एजेंसियों से डर लगता है? सीबीआई से डर लगता है, ईडी से डर लगता है, दिल्ली के कमिश्नर से डर लगता है, एनआईए से डर लगता है। और क्यों डर लगता है ये बात समझ नहीं आती। जैसे ही कोई देश हित में बात आती है, कांग्रेस कूदकर पड़ती है कि ये हमारे ऊपर अटैक है। जैसे कि हम बिचौलियों को, कमीशन खोर को देश में लेके आते हैं, अपने वकील छोड़ देते हैं, ये हमारे पे अटैक है। जैसे कोई देश के अंदर सिस्टम को बेहतर करने के लिए कोई भी प्रणाली अपनाई जाती है, आधार को देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़े, पहले आधार भी हमारे निजता का हनन है। हर बार इनका ही हनन क्यों होता है? आप में से एक बात बताइए, क्योंकि आधार पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है और उससे पहले, आधार से पहले तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हर एक के पास, हर सिटीजन के पास इस देश के अंदर राइट टू प्रिवेसी है, वो राइट टू लाइफ का हिस्सा है। मुझे बताइए, आप इसको, ये जो 10 एजेंसियों को पावर दिए हैं, आधार के सब्स्टिट्यूट पे दिए, जो आधार से डेटा मिल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी, तो आप इस तरह से डेटा लेना शुरू कर दीजिए। देखिए, MOS जो कम्युनिकेशन एंड जो सिस्टम के एक MOS 2012 में हमारी सरकार थी कि यूपीए की सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। और यूपीए की सरकार में MOS हमने CMS बनाया, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, और इसको पूरी तरह से हमने लागू कर दिया है और बहुत जल्दी ये लागू होने वाला है। ये हमारी सरकार नहीं थी, ये सरकार कांग्रेस की थी। आप उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? बोलना चाहता हूं, आप उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? नहीं, देखिए, एक कानून बना था केवल इसलिए कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर हमारी सेंट्रल एजेंसीज के पास यह अधिकार होना चाहिए कि अगर हमें कहीं पर भी लगता है हमारी देश को खतरा है, किसी आतंकवादी से खतरा है, किसी गैर ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट है हमारे बीच में है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब राहुल गांधी जी को
हर बार जब भी वो देश हित की बात होती है राहुल गांधी सबसे पहले कूद के आगे बढ़ते हैं, ये मेरा खतरा है। अरे भाई, जब तक हम कहते हैं आतंकवादियों के ऊपर हमने नजर रखनी है, हमने अभी तक बताइए राजीव जेटली जी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है मेरे हाथ के में वो तो ऑर्डर है आपका जो अभी राजीव गौबा जी जो कि ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, उनका ऑर्डर तो है। उन्होंने 10 एजेंसीज नोटिफाई कर दी हैं जिनको एक ब्लैंकेट ऑथराइजेशन दिया गया है। अथॉरिटी हेयरबाय ऑथराइजेज द फॉलोइंग सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, यानी कि ये प्रोस्पेक्टिवली सबको ब्लैंकेट ऑथराइजेशन दे दिया। अब मुझे ये बताइए इनके चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हैं? मैं यूट्यूब पे क्या देख रही हूं, उससे आपको, सरकार को क्या मतलब है? देखिए, आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, इसे उस एजेंसी से भी कोई मतलब नहीं है। ईडी को आपको, आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, इसमें ईडी क्या करेगा? आप यूट्यूब मान लीजिए आपसे उल्टा सवाल पूछ लिया, आपने हमारा यूट्यूब अगर खड़ा किया तो क्या करेंगे? यही बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जो भी देख रहे हैं उससे रॉ को क्या लेना देना? आप यूट्यूब पे क्या आइडेंटिफाई कौन करेगा? मुझे नहीं, राजीव जेटली जी एक्सप्लेन करिए। इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी का पर्व्यू अलग था, ये आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? ये केस टू केस बेसिस पे परमिशन, चेक्स एंड बैलेंसेस कहां? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देखिए मेरे हाथ में ये ऑर्डर, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देखिए, कोई नई बात नहीं है। 18 साल पहले एक आईटी एक्ट आया, नई बात तो है, 2009 का चलने देते नहीं तो नई बात तो है। 18 साल पहले एक आईटी एक्ट आया था जिसमें सेक्शन 69 के अंडर ये जब बात आई थी कि अगर हमारे पास इस तरीके के आईटी इक्विपमेंट होंगे तो देश की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? किसकी सरकार थी? हमारी नहीं थी। मैं केवल आप उनको छोड़ दीजिए, मुझे अभी जो ऑर्डर पास हुए मुझे वो समझना है, वो बारीकियां समझनी है, क्योंकि इस देश के जो 125 करोड़ नागरिक हैं वो जानना चाहते हैं सरकार से कि 10 एजेंसी जो ऑथराइज हैं इनके ये छुट्टा सान तो नहीं हो जाएंगे, ये हैरेस तो नहीं करेंगे लोगों को? तो क्या चेक्स एंड बैलेंसेज है? मुझे सिर्फ ये सिंपली बताइए कि परमिशन कहां ली जा रही है, कैसे ली जा रही है, और ये जो बैन है, ये जो परमिशन है, ये हेयर बाय ऑथराइजेज लिखा हुआ है। मतलब जैसे राफेल में था ना, इज और हैज बीन का ग्रामेटिकल एरर, वो टाइप मामला ना हो। ये तो ऑथराइज कर दिया 10 एजेंसीज को, जाइए आप कर सकते हैं, डेटा के साथ जो भी करना चाहें सीज कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मैंने आपने चर्चा तो ये पूछी, आपने कहा राहुल गांधी जी ने आप पर अटैक किया। क्वेश्चन तो आपको शायद यही था मेरे को। अब मैं ये बोलना चाहता हूं, राहुल गांधी जी क्यों घबराए हुए हैं? जब सीबीआई की बात आएगी पहला सवाल, उसके बाद तो इतने सवाल पूछ लेना राजीव जेटली चाहते हैं। मैंने आपसे केवल इतना बोला कि जो भी हमारी नेशनल 10 एजेंसीज जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, रेवेन्यू के साथ, हमारी सुरक्षा के साथ जुड़ी हैं, वो किसी भी तरीके के असामाजिक तत्व जो जो देश के लिए खतरा हो सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। कौन कहेगा कि उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाए ताकि कोई कार्रवाई ना हो सके उन लोगों के खिलाफ जो देश के लिए खतरा है? अब देश के लिए जो खतरा होंगे वो सबसे पहले कूद के बीच में आएंगे। कौन आया, उसका नाम बताइए दोबारा से। किसने बोला? राहुल गांधी जी। अच्छा ठीक है। अब राहुल गांधी जी, राहुल गांधी देश के लिए खतरा बता रहे हैं, उनका फोन तो वैसे ही टैप करो। मैं केवल इतना, आपने 10 सुनिए, आपने 10 एजेंसी, मैं एक छोटी सी, इतना बुरा हाल नहीं है राहुल गांधी का। राहुल गांधी वुड बी अवेयर कि उनका फोन टैप है। मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, छोटी सी बात। 10 एजेंसियों में एक एजेंसी वो भी है जिस एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन करी, राहुल गांधी जी की प्रॉपर्टी के लिए वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी खारिज कर दी। मतलब वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और उस तरीके की एजेंसी अगर इन्वेस्टिगेशन, आज आपने देखा ना राजीव जेटली जी, समझी नहीं मैं, आज आपने देखा ना, आज उनकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो कोर्ट ने टिप्पणी करी, जिस इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ राहुल गांधी एंड फैमिली गए थे, आज उसका क्या रिजल्ट निकला? नहीं तो आप यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी केवल एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेशन। राजीव जेटली जी, जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से, बिकॉज आप ये कह रहे हैं कि एजेंसी राहुल गांधी के पीछे लगाई। एनफोर्समेंट डायरेक्ट नहीं है, एनफोर्समेंट डायरेक्ट केस है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने डाला है। वो एक मिनट, एजेंसी से आप इसलिए घबराते हैं, प्लीज चेक द फैक्ट। हाँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एजेंसी से आप इसलिए घबराते हैं क्योंकि इसमें 10 वो एजेंसीज हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के चेक एंड बैलेंस भी रख सकती हैं। इसमें वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन में जितने नेता हैं उनकी प्रॉपर्टी का ख्याल अब आप ही को रखना है? नहीं, मैंने आपसे कहा, अच्छा आप क्या चाहते हैं? उनको बेशुमार प्रॉपर्टी बनाने के अधिकार देने चाहिए या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के अधिकार देने चाहिए? आप इसी बात पर तो क्लियर होंगे। राहुल गांधी जी
नहीं, राहुल गांधी मेरी जी का प्रश्न अंडरस्टैंडिंग उठाया ये है। थी, नहीं राजीव जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नेशनल सिक्योरिटी के हित में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फॉरेन रिलेशंस, जो यूजुअल चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं वो यहां पर अप्लाई करेंगे। आप प्रॉपर्टी का एंगल खुद लेके आए हैं, तो मुझे ये बताएं कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, इसलिए भी सर्वेलेंस की जा सकती है इन 10 एजेंसियों द्वारा। प्रॉपर स्पष्टीकरण चाहिए। बिल्कुल देता हूं। पीएफआई का क्या मतलब था, जाकिर नायक का क्या मतलब था, उनका कहां से एसेट बनते थे, कौन उनको पैसा देता था, वो किसको पैसा देते थे, ये सब चीजें कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, ये कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? कांग्रेस पार्टी को जाकिर नायक पैसा देते थे, नहीं तो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, ये हमारी सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेंगे। राजीव जेटली जी, उनका सवाल यह है कि आप वाड्रा और विपक्ष के नेताओं से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, इन तमाम एजेंसी को आप इसी काम में लगाएंगे। आप कम से कम ये प्रश्न तो पूछ सकते हैं उनसे कि ये सीएमएस का गठन किसने किया था, ये तो पूछिए उनसे पहले जाकर के। वो उन्होंने क्या किया, आप ये चल रहे हैं ना, सेंट्रल मॉनिटरिंग एजेंसी है, ये किसी सरकार की नहीं, एक देश की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मुझे एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए विकास जी आपसे कि पहले जो कानून था, बार बार इसका जिक्र हो रहा है और बीजेपी की तरफ से दिन भर में बहुत स्पष्टीकरण आए। उनका कहना है कि 2009 में जो कानून था, रूल्स तो यूपीए ने फ्रेम किए, हम तो बस उसको लागू करें। पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या फर्क है? आंचल जी, 3 बातें मैं आपके सामने स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि जो 2009 का रूल था और आज 2018 में उसका परिप्रेक्ष्य चेंज हो गया है। और वो क्यों इसलिए हुआ है कि जो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट आधार में 9 जजेस बेंच ने जो जजमेंट दी है, उसके बाद राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बन गया है, सब्जेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी। मैं नेशनल सिक्योरिटी पे राजीव जेटली कोई इस पे चर्चा ही नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ, आप अलग अलग बातें कर रहे हैं प्लीज। तो जहां तक इसके जो आज ये ऑर्डर कल आया मिनिस्ट्री ऑफ होम का कि इसमें इन्होंने 10 कैटेगरी को और इंक्लूड कर दिया, और अरुण जेटली जी का जो आज पार्लियामेंट में था कि हमने 2009 के रूल को ही आगे किया, जब विपक्ष ने और मीडिया ने इस पे सवाल उठाया तो आज होम सेक्रेटरी का वापस स्पष्टीकरण आया अचल जी, जिसमें उन्होंने कहा कि इन एजेंसीज को फिर भी होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होगी टैप करने के लिए। मुझे ये पूछना है कि इसमें तो लिखा है हेयर बाय, नहीं मैं ये बोल रही हूँ, इसमें लिखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच इज द होम सेक्रेटरी हेयर बाय ऑथोराइजेस, यानी कि आपने ऑथोराइज तो पहले कर दिया, क्या ये परमिशन रेट्रोस्पेक्टिवली ली जा सकती है? मतलब अपने दुश्मन की आपने सर्वेलेंस कर दी, सारा कुछ सीज कर लिया और बाद में जाके होम मिनिस्ट्री में दस्तखत ले लिए। जब इनको ये लगा कि ये गलत ऑर्डर पास कर दिया गया है, तो उसका आज होम मिनिस्ट्री ने वापस स्पष्टीकरण दिया कि ये एजेंसीज डेटा कलेक्ट तो कर सकती हैं, लेकिन विद प्रायर परमिशन ऑफ होम मिनिस्ट्री, जो पहले भी होता प्रायर मतलब पहले परमिशन लेनी होगी, ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, ठीक है। और वो भी इसलिए हुआ जब विपक्ष ने और मीडिया ने आज पूरे दिन इन्हें घेरा है, तब जाकर के, क्योंकि तो मतलब आपका कहना है कि घेरने के बाद उन्होंने ऑर्डर लिखवाया। आज भाजपा के प्रवक्ता सुबह से किसी भी चैनल पे स्पष्टीकरण की बात नहीं कर रहे थे, जब तक दिन पे ये एबीपी में स्पष्टीकरण की बात खोला गया। चलिए हमारे साथ मोहम्मद खान, कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। मोहम्मद खान, आपसे सिंपल सवाल कि जब ये प्रायर परमिशन लेनी होगी, 2009 में आपने रूल बनाए, उसके तो सिर्फ नक्शे कदम पर ये लोग चल रहे हैं, दिक्कत क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा से आपको दिक्कत है? जैसे मैं यूट्यूब पे क्या देखती हूँ, मैं क्या ब्राउज करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई देख ले, तो आपके गिरेबान में क्या कुछ गड़बड़ है? था। पहले तो मैं यही कहूंगा, मैं थोड़ी देर तक डिबेट सुन रहा था और मुझसे पहले जो अभी स्पीकर बोल रहे थे उन्होंने बिल्कुल जायज बात की कि देखिए ये जानते थे कि गलती है, क्योंकि उन्होंने कानून बदल दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से, इसलिए ये स्पष्टीकरण आया। अब आइए आप पूर्व रूल पे। जो पूर्व रूल था, जो टेलीग्राफ एक्ट के अंदर बनाया गया था, वो ये था कि आपको पहले इजाजत लेना पड़ेगी होम सेक्रेटरी को, आपको वजह दिखाना पड़ेगी, क्या सबूत है आपके पास जो दिखाते हैं, जो दर्शाते हैं कि इस आदमी पे, इस इंसान पे सर्विलेंस करना अनिवार्य है। उसके अलावा अगर आप सर्विलेंस शुरू करते थे तो 3 दिन के अंदर अंदर अगर आपने इजाजत नहीं ली, आपको सारा डेटा रद्द करना पड़ेगा। उसके अलावा मैम इस नोटिफिकेशन में जो नया जो चेंज आया है वो लेटेंट डेटा को भी लेके है, तो बहुत अंतर है जमीन आसमान का। और आपने भी बड़ी सही बात की, आपने नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाया, उसकी लैंग्वेज जो है, जिस जुबान में वो लिखा गया है, वो तो ऐसे बोल रहा है जैसे खुली छूट है, किसी की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल जायज आलोचना है और यही हम आलोचना कर रहे हैं सुबह से। अब आइए तीसरे बिंदु पे, मैम 2009 और 2018 में के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच का, सबसे बड़ी बेंच का फैसला
जो साफ साफ कहता है कि अब मौलिक अधिकार है राइट टू प्रिवेसी। आप याद कीजिए मैम, यही सरकार थी, जेटली साहब, मैंने इस विषय पर पहले भी डिबेट किया है, यही सरकार थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के कहा कि हमारे नागरिकों के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है, हम चाहें तो उनकी जाती जीवन के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा ये एलिटिस्ट कंसर्न है, रईसों का कंसर्न है ये। तो मैम इनकी नियत और मंशा तो वहीं साफ हो गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली क्यों भी उसकी इजाजत नहीं है। तो आप वहां तो हार गए, मगर इस सर्कुलर के माध्यम से आप ये ला रहे हैं। आखिर में मैं एक बात कहूंगा मैम, आपके दर्शक खुद तय कर लें, आप एजेंसी की लिस्ट देखिए, 9 तो सेंट्रल एजेंसियां हैं, 10वीं एजेंसी है दिल्ली पुलिस। मैम एक बात बताइए मुझे, इन्हें बाकी राज्यों की पुलिस से क्या डर है जो इनकी पकड़ में नहीं है कि उन्हें ये ताकत नहीं दी, उन्हें ये अधिकार नहीं दिया, सिर्फ दिल्ली पुलिस जो केंद्र के नीचे आती है उसे अधिकार दिया। तो मैम फिर से मंशा पे मैं उंगली उठाता हूं, इनकी मंशा फिर साफ हो गई कि ये लोग जो है राजनीतिक मौका परस्ती और राजनीतिक वेंडेटा को एग्जैक्ट करने के लिए ये कर रहे हैं। इस सरकार का ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है मैम, कोई भरोसा नहीं करता। राजीव जेटली जी, लार्जली बिकॉज सवाल उन्होंने उठाए, ये ट्रस्ट डेफिसिट है और कहीं ना कहीं ये जो आपने 10 एजेंसियों को छोड़ा है, लोगों के पीछे छोड़ा है, उसके पीछे की मंशा पर सवाल है सबसे बड़े। तो देखिए, मोहम्मद खान साहब बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार आदमी है। मोहम्मद खान साहब को बिल्कुल डर नहीं है इस बात का कि कितनी भी एजेंसियां लगा दी जाए, मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई करी जाए, मेरे को पता है कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन राहुल गांधी जी उतने ईमानदार और उतने अच्छे व्यक्ति नहीं जितने मोहम्मद खान साहब हैं। राहुल गांधी जी को डर है, इसलिए राहुल गांधी जी ने निकल के सबसे पहले कूदे और उन्होंने कहा अरे भाई मैं तो फंस जाऊंगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे अगर ये एजेंसी आ गई। मैं आपके नेताओं को कोट करता हूं, आपके नेताओं ने, जैसे आपने कहा कि हमारे वक्त पे ये हुआ करता था, आपके नेताओं सवाल ये होता है राहुल गांधी देश की तमाम जनता सवाल पूछ रही है। मोहम्मद खान साहब राहुल गांधी की कोई खतरा नहीं है, आप राहुल होगा, मुझे भी नहीं होगा, राहुल गांधी आपको भी नहीं होगा, देश की तमाम जनता का कंसर्न। राजीव जेटली जी, मुझे कोई डर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अधिकार है कि आप जो चाहें वो करें। इसीलिए बताया आपको डर नहीं है और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही। हमें क्या पता? जिन लोगों को, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, जिन लोगों को ये खतरा है, कैसे पता? मैं बताता हूँ आपको, पहले मुझे बोलने तो दीजिए आप। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को खतरा है वो बाहर निकल के आएंगे। आपने देखा ना कई बार चोर की दाढ़ी में तिनका, वो बाहर निकल के आएंगे। विरोध कर रही हूँ, आप बताइए, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मैं इसका विरोध कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे निजता के अधिकार का हनन है। बहुत स्पष्ट लिखा लॉफुल एक्टिविटी, एक शब्द है उसके अंदर, लॉफुल एक्टिविटी। लॉफुल एक्टिविटी का मतलब यही होता है कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी कार्रवाई का कहीं पे भी जिक्र नहीं हो रहा, कोई संदर्भ भी नहीं है उसका। ये मोहम्मद साहब को मेरे से बेटर पता होगा। बात यहाँ पर ये आ रही है, देखिए 10 एजेंसी, आप नाम तो लीजिए, देश की जनता सुनेगी कौन सी 10 एजेंसियां हैं ऐसी जो ये कार्रवाई करेंगी। अगर वो एजेंसी आम जनता को सोचेगी, देखिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी है, इसमें कमिश्नर पुलिस भी है, पहले ब्लैंकेट पावर्स दी गई है। देखिए रॉ समझ में आता है, आईबी समझ में आता है, लेकिन बहुत सारी रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीडीटी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, सारे नेता यहीं पे रहते हैं भाई, तो वो ऑब्वियसली आवाज तो उठाएंगे ही ना। मतलब आप बिल्कुल ये तो अब मुझे सर्वे तो दिखाना नहीं पड़ेगा, उसमें बीजेपी कांग्रेस सभी है। अच्छा ठीक है, हमारे साथ पवन दुग्गल जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जाने माने साइबर एक्सपर्ट है। पवन दुग्गल जी, सबसे पहले तो सवाल यही उठ रहा है कि ये जो कानून लाया गया है उससे कहीं ना कहीं एक सर्वेलेंस स्टेट बनेगा और इन 10 एजेंसियों को खुली छूट दे दी गई है। हम ये समझना चाहेंगे कि पहले की स्थिति, चाहे वो फोन टैपिंग हो या डेटा के एक्सेस की हो, और आज की स्थिति में क्या मेजर फर्क है? आज स्थिति में जो मेजर फर्क ये आया है कि ये जो नोटिफिकेशन आई है वो कहीं ना कहीं कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, क्योंकि कानून जो है धारा 69 आईटी एक्ट में है। धारा 69 के तहत पावर ऑफ इंटरसेप्शन दे रखी है। वो तब दे रखी है अगर केंद्रीय सरकार सेटिस्फाई हो कि ये नेसेसरी है इन द एक्सपीडिएंट इंटरेस्ट ऑफ भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए, या टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निटिबल ऑफेंस, तब वो डायरेक्ट करेगी किसी भी एजेंसी को कि आप इंटरसेप्ट करिए। अब यहाँ पर बिना किसी इस बात की कंक्लूजन के आए हुए कि ये इंटरसेप्शन करनी जरूरी है भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के प्रति, आपने अंधाधुंध होते हुए ये 10 एजेंसीज को नोटिफाई कर दिया। ये नोटिफिकेशन जो है पर से सेक्शन 69 आईटी एक्ट का उल्लंघन करती है, क्योंकि आपने जो सेक्शन एक्विजिट रिक्वायरमेंट था
कि आपकी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए केंद्रीय सरकार की कि ये डायरेक्शन के लिए ये जरूरी है भारत की प्रभुता अखंडता सुरक्षा के लिए। पवन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव जेटली जी इसी बात पर रिबटल देंगे। देखिए, पहले मामला ये होता था कि कहीं पर भी शक और शुबा होता था कि नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, तो उसके बाद ये एजेंसी जाकर इन्वेस्टिगेट करती थी और आपके चाहे फोन टैप करें या आपका डेटा ले, लैपटॉप सीज करें, ये सब होता था। लेकिन अभी ये जो ब्लैंकेट ऑथराइजेशन दिया है वो दे दिया गया है और उसके बाद परमिशन होती रहेंगी। देखिए, मैं फिर से दोबारा से रिपीट करता हूं इस बात को। मेरे को नीरज राडिया वाला केस नहीं रिपीट करना, लेकिन मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि आप जो 10 बड़ी एजेंसीज हमारी देश की सुरक्षा से, जब आपने कहा रेवेन्यू, हमारी देश के एसेट से क्यों जुड़ी हुई है और किस तरीके से वो काम करने वाली है, हमने हर पहलू को अगर आप सिलसिलेवार करेंगे। मैंने आपसे कहा कि अगर आप जो फॉरेन फंडिंग आती है उससे कितने एसेट बनाए जाते हैं, चिदम्बरम साहब को भी हो सकता है इस बात का दुख। नहीं, पहले सुनिए, अब बात प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव परमिशन का है। जब तक सीएमएस एक्टिव नहीं थी उसमें नहीं चाहिए। मुझे एक छोटी सी एक लाइन में जवाब बहुत सिंपल है कि इन 10 एजेंसियों को ऑथराइज कर दिया गया है, परमिशन ये बाद में लेंगी, पहले ये जो करना होगा करेंगी, उसके बाद परमिशन होगी। ये फर्क है जो पवन जी ने भी बोला। इसका मतलब यह है कि पहले फोन टैप, पहले लैपटॉप, कुछ भी, फिर तो प्लांट भी की जा सकती है किसी के भी घर पे कोई भी चीज। मैंने आपको एक कोट किया नाम, अभी मैं दोबारा कोट नहीं करना चाहता उस नाम को, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो भी एजेंसीज होती हैं, अगर उसको पर्सनल यूज में लिया जाता है तो मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता कि क्यों लिया जाता है और उसके पीछे की वजहें क्या होती हैं। वो यूपीए सरकार के अंदर काम हुआ था। मैं आज केवल ये बात बोलने के लिए यहां पे बैठा हूं कि जो हमारी सीएमएस, जो भी एजेंसी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके ऊपर कार्य कर रही है, उसने बहुत स्पष्ट किया कि हमारे कौन कौन से दायरे इन्वेस्टिगेशन के बीच में रहने वाले हैं। आम आदमी को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मोहम्मद साहब को भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी डिबेट कर रहे हैं, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर घबराने वाले लोग हो सकता है आपके चैनल के ऊपर अभी भी घबरा रहे होंगे, अपना हिसाब किताब भी साइड में कर रहे होंगे, अपने आप को बचाव भी शुरू कर दिया होगा, आप तो नॉर्मल जिंदगी जी रहे होंगे अभी भी। लेकिन उन लोगों ने जो देश के लिए खतरा है, जो आतंकवादी हैं, जो ऐसी राजनीतिक पार्टी से आते हैं, जिन्होंने पहले से किसी न किसी एजेंसी के साथ इस तरीके के संबंध बनाए थे, उनके लिए खतरा जरूर हो सकता है। आम व्यक्ति को आप लाइव टेलीविजन के ऊपर लाइक्स ऑफ मोहम्मद खान को धमकी दे रहे हैं। नहीं, मैं मोहम्मद खान साहब तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति। अभी आपको कैसे पता है सर? नहीं, मैं आपको जानता हूँ। देखिए, जब उन्होंने बात करी कोर्ट करी तो राहुल गांधी को लेकर आप उनको टैग कर रहे हो, आपको नहीं पता हो सकता है। मोहम्मद साहब ने सुबह से कहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उन्होंने राहुल गांधी जी को कोर्ट किया। अब मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारी एजेंसी है, लेकिन मुद्दे की बात कहां पर आती है? मुद्दे की बात यहां पर आती है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करती है, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले आपने मेरे को रोक दिया था इस बात के लिए, प्रिज्म जो अमेरिकन एजेंसी होती थी, इन्हीं के मंत्री ने कोर्ट किया कि हम प्रिज्म की तर्ज के ऊपर यहां पर इस कार्रवाई को शुरू करेंगे बॉम्बे ब्लास्ट के बाद। ये हम तो नहीं कहते हैं, ये भी कांग्रेस की बात है। अगर कांग्रेस के मंत्री लोकसभा में, राज्यसभा में ये बातें कर सकते हैं, तो आज खिलाफत किस बात की हो रही है? तो आप राहुल गांधी को हमारी सरकार नहीं है, जब तक आपकी सरकार थी, आपके दायरे में था, आपको लगता था ये आतंकवाद। अच्छा, एक मिनट, जस्ट हैंग ऑन फॉर अ सेकंड। मोहम्मद खान, प्लीज आंसर मी। जब इमरजेंसी लागू हुई थी उस वक्त भी इंदिरा गांधी जी ने जो दलील दी थी वो राष्ट्रीय हित की ही दी थी, नेशनल सिक्योरिटी ही दी थी। उसके बाद राजीव गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह की भी टैपिंग करवाई, उनके ऊपर भी टैब्स रखे, उनकी भी सर्वेलेंस हुई, प्रणब मुखर्जी का मामला आया। तो ये इतिहास बहुत पुराना है और आज आप किस मुंह से उनको तानाशाह बुला रहे हैं? आप ही के नक्शे कदमों पे तो चल रही है। बिल्कुल नहीं, आप हमारे को जोड़िए इनके साथ प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। हमने तो उनको किस मुंह हम देश हित में काम कर रहे हैं या अपने परिवार हित में काम करते हैं? ये जनता डिसाइड कर लेगी सर कौन देश हित में काम कर रहा है, कौन नहीं। हाँ, मोहम्मद खान जी भाई, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, ये टेक्निकल मैटर है, तो इस पे मैं सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करना चाहता हूँ। राजीव भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अब एक मोहम्मद साहब राफेल पे भी कोर्ट कर देना सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट करोगे तो एक बार में मत करना, सब बातों में कोर्ट करना, आधार पर भी कोर्ट करना। अगर आपको कोई भी कानून बनाना पड़ेगा, सुन लीजिए राजीव भाई, सुन लीजिए, मैं आप पे अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, एक बिंदु बता रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टेस्ट ले डाउन किया है वो 3 शब्दों में ये है, नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी और कंट्रोल। नेसेसिटी यानी कितनी जरूरत है, किस हद तक अनिवार्य है किसी के इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए। दूसरा आ गया प्रोपोर्शनैलिटी का, आप किस हद तक टैप करेंगे, क्या आप 2 महीने के लिए करेंगे, 3 महीने के लिए करेंगे? क्योंकि पहले जो कानून था वो ये था कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको इजाजत मिल गई और आपने किसी को टैप किया है, तो अगर आपको सबूत नहीं मिलते तो आपको दोबारा इजाजत नहीं मिलेगी। अगर आपको सबूत नहीं मिले तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये नोटिफिकेशन इस बात को रद्द कर देता है। और तीसरी बात, आप बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, आपके पास अगर कुछ छिपाने को नहीं है, डरने को नहीं है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यह आर्ग्यूमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा था और सुप्रीम कोर्ट ने जानते हैं इस बात पे क्या कहा। और मैं आपको वही कहूंगा
जेटली साहब, अगर आपके पास कुछ छिपाने को नहीं है, आज ही इसी चैनल पे अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड यूजर नेम दे दीजिए, आज ही इसी चैनल के माध्यम से अपने फोन का पासवर्ड बता दीजिए। बात यह है कि आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि क्यों आपका मौलिक अधिकार है, आपका है और कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप मुझसे आके कह रहे हैं कि आपने कानून का इस्तेमाल करके ये कदम उठाया। अगर सचमुच आप लोगों के पास कुछ छिपाने को नहीं होता ना, तो होम सेक्रेटरी का स्पष्टीकरण नहीं आता। दूसरी बात, आप जाके जजमेंट पढ़िए दोबारा। इतनी आप लोगों पे बाधाएं लगा दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो शायद 30 साल पहले नहीं थी, जो शायद 10 साल पहले नहीं थी। उन सब बाधाओं का तो उल्लंघन आप कर ही रहे हैं। आप टेलीग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट का, दुग्गल साहब ने जैसे बिल्कुल सही बताया, आप उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक पॉइंट विकास जी से, मोहम्मद खान जस्ट हैंग ऑन फॉर अ सेकंड। विकास जी एक बात बताइए कि अगर ये ऑर्डर आया है और ये लीगली अनटेनेबल है, जिस तरह से मोहम्मद खान बता रहे हैं, तो ये चैलेंज हो सकता है कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट इसको रद्द भी कर सकता है, खासतौर से राइट टू प्राइवेसी जजमेंट के बाद। बिल्कुल आंचल जी, ये कल जब ऑर्डर आया है तो एक ये स्वीपिंग ब्लैंकेट परमिट दे रहे थे सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। इस बात को मैंने पहले भी कहा कि हमें आज इस ऑर्डर को, जो आधार की, जो राइट टू प्राइवेसी की जो जजमेंट आई है 9 जजेस बेंच की, उसके परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। और जब सरकार को लगा कि ये नोटिफिकेशन उनसे गलती हो गई है और मीडिया ने और विपक्ष ने इस सवाल को उठाया, तो तुरंत आज होम सेक्रेटरी का स्पष्टीकरण आ गया कि बिना परमिशन के, जो परमिशन पहले ली जाती थी होम सेक्रेटरी से फोन टैपिंग की, जैसे अभी औरों ने भी कहा और बात सही है कि 3 महीने तक की परमिशन मिलेगी और अगर 3 महीने तक आपको कोई सबूत नहीं मिलता तो आपको दोबारा परमिशन नहीं मिलेगी। वही स्पष्टीकरण आज फिर आया है होम सेक्रेटरी का कि परमिशन इन एजेंसीज को लेनी पड़ेगी फोन टैपिंग। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिए कि जो भी सबूत इस दौरान इकट्ठे किए जाते हैं, अगर इसी मॉडल पर चला जाए, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, उनकी लीगल एडमिसिबिलिटी कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होगी? नहीं, आज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी है, एक सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट साथ में देना होता है। तो आज इलेक्ट्रॉनिक, जहां तक अगर ये लीगली ऑब्टेन्ड है, बिना परमिशन के ऑब्टेन्ड है, तब भी नहीं, ये लीगली इन्हें ऑब्टेन करना पड़ेगा। लीगली परमिशन होनी चाहिए, परमिशन होनी पड़ेगी, परमिशन होनी चाहिए। और ये परमिशन क्या रेट्रोस्पेक्टिवली दी जा सकती है? मैं पवन दुग्गल जी से भी पूछ रही हूँ। पवन दुग्गल जी, आप भी विकास जी की बात से सहमत है कि ये जो सबूत अगर इन 10 एजेंसियों द्वारा जुटाए जाते किसी के भी खिलाफ, ये लीगल कितने परमिसिबल होंगे कोर्ट ऑफ लॉ में एज लीगल एविडेंस? नंबर 1। और नंबर 2 कि आखिरकार उसके बाद अगर ये प्रायर परमिशन ना हो, रेट्रोस्पेक्टिवली भी क्या परमिशन ली जा सकती है? पहली बात तो रेट्रोस्पेक्टिवली परमिशन नहीं ली जा सकती। दूसरी बात, ये लीगली वैलिड होंगे प्रोवाइडेड इनके साथ एक सर्टिफिकेशन लगेगा सेक्शन 65B ऑफ द एविडेंस एक्ट का। अगर वो सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सही भी क्यों न हो, कानून उसका बहिष्कार करेगा और उसको वेस्ट पेपर बास्केट में डाल देगा। अब सवाल ये बनता है कि अगर आप नोटिफाई हो गए हैं लेकिन प्रायर सेटिस्फैक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, तब भी आपके बदला आप जो एविडेंस इकट्ठा करेंगे वो शायद कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तभी मान्य हो सकता है जब आप सेक्शन 69 की तमाम सारी कंडीशन करते हैं। लेकिन पवन जी, अदालत तक आज जाता कौन है? मीडिया में प्लान कराई, कुछ लीक कराया और काम बन गया। किसी की रेपुटेशन खराब करने में ज्यादा वक्त थोड़ी ना लगता है राजीव जेटली जी। नहीं, मैं तो शायद विपक्ष डरा हुआ है। एक छोटी सी बात साथ में मोहम्मद साहब को और अपडेट करता हूं मैं। 2009 में जो कानून आया था उसके तहत लिखा गया था कि कोई भी ऑथोराइज एजेंसी इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। पहले ये नहीं था कि ये 10 एजेंसी कर सकती, कोई भी। राहुल गांधी जी को कोई पुलिस वाला पसंद आ गया तो बुलाएंगे, तुम ऑथोराइज है, जाओ कर लो। मुद्दा यहाँ पर आ रहा है कि अब 10 एक मिनट, ऐसा होता था क्या मोहम्मद? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नहीं, तब ऑथराइज नहीं थी, इसका मतलब ये है क्या राहुल गांधी ऑथराइज कर देते थे किसी पुलिस वाले को? आप किसी को भी कह रहे हैं, कोई भी एनी ऑथोराइज एजेंसी, एनी ऑथोराइज, विच ऑथोराइज एजेंसी, कौन सी ऑथोराइज एजेंसी? अब लिस्ट है 10 एजेंसी की, अब लिस्ट है 10 एजेंसी, तब स्कोप था अनलॉफुल एक्टिविटीज का। कंफ्यूज है। आरबी स्टेट पुलिस परमिशन लेकर के कर सकती है। अभी आपने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इन 10 एजेंसीज को ब्लैंकेट पावर देने की कोशिश की अभी उन्होंने, आपको परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। दैट्स अ डिबेट, आप उनसे सुनिए, दैट्स अ डिबेट, आप उनसे सुनिए। उन्होंने दैट्स अ डिबेट, सुन तो सही। एक उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को ये ऑथोराइज होना चाहिए? अभी खान साहब आपने यही बात करी थी ना। अब मैं आपसे कह रहा था कि 2009 में जो कानून आया था उसमें लिखा था एनी ऑथोराइज एजेंसी। वहां पर तो 10 एजेंसियों की लिस्ट है इंक्लूडिंग कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, लेकिन वहां तो कोई भी था,
वहां तो जो आपको पसंद आ गया उसके पीछे लगा दो, जो आपको पसंद आ गया उसके पीछे। अब केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुई एजेंसी ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर ये नहीं है तो खान साहब, सर सवाल यही है राजीव जेटली जी आपसे कि ये विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के पीछे तो लोग लगते नहीं है, इसको आप राजनीति में इस्तेमाल करते हैं। नहीं, आपको पता होना चाहिए विजय माल्या तो वहां से खड़ा होकर हाथ जोड़ के कह रहा है मुझे वापस लेके जाइए, मैं पैसा देने को तैयार हूं। अरे आपने विजय माल्या का नाम लिया, विजय माल्या को तो स्वतंत्र नहीं, आप सर्वेलेंस कहाँ चली जाती है? मैं आपको यही बता रहा हूँ, मामला नहीं है ये। देखिए विजय माल्या वहां हाथ जोड़ के खड़ा है, ठीक है। अब मामा जी को लेके हम आए गए, हम खान साहब को पता है उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बात यहां पर यह आ रही है कि एजेंसीज के साथ हम किसी भी तरीके का देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और कौन कहता है कि कॉम्प्रोमाइज कीजिए? कोई कहेगा, आप कहेंगे, या साथ में हमारे एक एक्सपर्ट बैठे हैं बोलेंगे? कोई नहीं कहेगा कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। और राष्ट्रीय एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा से नहीं, तो राइट टू प्राइवेसी के का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना राइट टू प्राइवेसी मैंने आपको देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है। सवाल और पेच यहीं पे फंसा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं, जवाब तो देना ही होगा। चलिए, कैसे ये जांच होगी, सर्वेलेंस होगी, या किसके डेटा पर निगरानी रखी जाएगी, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से तय होगा क्या? देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारी जितनी भी राष्ट्रीय एजेंसियां जो इस देश में पहले से चलती आ रही हैं वो दीनदयाल मार्ग से निर्धारित होती थी, तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक सबसे बड़ा जोक होगा। सीबीआई, एनआईए, रॉ, ये एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, और देश की सुरक्षा के लिए जो अधिकार उन्हें चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो अधिकार देना सरकार के अंदर काम करती है, किसी भी सरकार का दायित्व है। हमने अभी तक ये नहीं कहा कि यूपीए ने कौन सा कानून बनाया था, कैसे बनाया था, क्यों नहीं बनाया था। उसको बेहतर तरीके से अगर लागू करना है, वो कार्य अगर किसी के गले की फांस बन गया है, मैंने आपने कहा ये चर्चा तो बिल्कुल अलग दिशा में होती अगर राहुल गांधी जी इस पर रिएक्ट ना करते। राहुल गांधी जी एकदम कूदते हैं, उन्हें लगता है देश की सुरक्षा से जुड़ा जो भी मसला होगा वो मेरे लिए खतरा बन जाएगा या मेरे परिवार के लिए खतरा बन जाएगा। आप राहुल गांधी को बार बार इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती राहुल गांधी इस डिबेट में आए। आप सिंपली मुझे ये जवाब दीजिए कि ये कौन, कैसे, कब, किसकी सर्वेलेंस करेगा, किस पर नजर रखेगा, ये फैसला कौन कर रहा है? 10 एजेंसियों को खुला छोड़ दिया गया है, इन पर नियंत्रण, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है? क्या आप पहले कह रहे थे कि देखिए वाड्रा का भी नाम लिया आपने, कहीं और नाम लिए, तो मुझे ये बताइए ना कि आपने बोला कि देखिए राष्ट्रहित में नहीं है, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, कोई गबन कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो फिर कुल मिला के आप तो किसी को भी कभी भी लपेटे में ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करेंगे, शायद यही सवाल उठा रहे हैं वो लोग। मैंने आपसे कहा कि अब वो हमारा तो रिश्तेदार नहीं हो सकता जाकिर नायक, वो जिसका रिश्तेदार होगा उसे घबराना होगा। लश्कर तैयबा के साथ हमारा संबंध तो नहीं है, इस देश के नागरिक का भी संबंध नहीं है, जिसका संबंध होगा उसे घबराना पड़ेगा। देश की सुरक्षा के साथ जो भी खिलवाड़ करता होगा उसे तो डर लगेगा। लेकिन आप जाकिर नायक का तो फोन नहीं टैप कर पा रहे ना, वो तो यहाँ पे है नहीं जी, वो तो भाग गया, उसको तो सही टाइम पे आप पकड़ भी नहीं पाए। मैंने आपसे कहा, मैंने तो आप जो बाकी लोग हैं यहाँ पर, आप कैसे निर्धारित करेंगे कि किसका फोन कब कैसे टैप करेंगे? देखिए, मैंने आपसे सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई, सीएमएस की शुरुआत कहां से हुई, सीएमएस की शुरुआत मुझे वो जानना ही नहीं है शुरुआत कहां से हुई। अंत आप करेंगे क्या? नहीं, आपने कहा सबसे पहली बात है ऑथराइज होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी आपकी चर्चा में तो ये बात आ रही है, अभी दोबारा से मुझसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप मेरे से ये पूछिए कि इस एजेंसी ने किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब आप सोचिए कि रॉ किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करता है, सीबीआई किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करता है, ईडी का काम क्या होता है, वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन करती है, सीबीडीटी क्या करती है, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करती है। ये जो हमारे हाथ में अब नया नियम है, किसके लिए कैसे खतरा हो सकता है, ये कह रहे हैं सिर्फ जो राष्ट्रहित के खिलाफ है उनके लिए ही खतरा है। देखिए, राष्ट्रहित की बात पे तो कभी कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। पूरा राष्ट्र एक साथ है, देश की तमाम जनता साथ है। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सेटल करने के लिए कल ये खबर तबड़ में नोटिफिकेशन लाया गया, जिसमें के तहत ये कहा गया कि 10 एजेंसीज को किसी से परमिशन नहीं लेनी है। और जब मीडिया में और ऑपोजिशन ने इस पे बवाल किया, तो आज वापस होम मंत्रालय का एक वक्तव्य आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से होम मंत्रालय से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी वही लेनी पड़ेगी, और शायद यही सुधार सरकार। और राजीव जेटली जी से मैंने कोई खास उल्टा सवाल नहीं पूछा, इसलिए कृपया करके मेरा फोन टैप मत कराइएगा। आप सबका पैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब तो देना ही होगा। मैं फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आगे देखिए भैया जी स्माइल।